वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स और मैंने बहुत सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड करे हैं। और लिटरेरी टर्म्स नहीं कह सकते, इसमें कई सारी थियोरी हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तरह से ये आपके लिए लिटरेरी मेडिसिन की तरह काम करेंगे। जब कोई भी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में तो ये बैकग्राउंड का काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। चलो फटाफट देखते हैं सारे कंसेप्ट को और बिल्कुल नॉर्मल वे में समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है तो नोट भी कर सकते हो आप। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये जो पूरा अगर हम बात करें पूरे फ्रेज़ का और इस टर्म को जो और इस फ्रेज़ को जिन्होंने कॉइन किया था उनका नाम था एस.टी. कॉलरिज। इन्हें तो जानते ही हो आप, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि एक अगर हम बात करें रोमांटिक पोएट और जो कि फ़िलासफ़ी टाइप की राइटिंग पोइम्स लिखते थे इन ए पीरियड ऑफ रोमांटिक एज। इनके एक फेमस कॉम्पोजिशन है, एक वर्क लिखा था इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में। उसमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में इन्होंने जिक्र किया। ये है क्या और किस तरह से सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कंसेप्ट को आगे थिएटर डिज़ाइनिंग और थिएटर के फील्ड में एंड आर्ट के फील्ड में और लिटरेचर के फील्ड में इतना फेमस हुआ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब अगर हम पूरे फ्रेज़ को पढ़े तभी हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है कि जानबूझ के अपने आप को अगर हमें समझा जा रहा है विदाउट लॉजिक, हमारे आगे स्टेज पे कोई चीज़ रखी जा रही है, कोई टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कोई एकदम से हवा में उड़ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, कोई एकदम से किसी के अंदर शक्ति आ गई, जैसे कि हम फिक्शन कहानी फिक्शन स्टोरी पढ़ते हैं, किसी के अंदर एकदम शक्ति आ गई सुपरमैन टाइप की, तो उस तरह की चीज़ को क्यों रीडर को, ऑडियंस को, अगर हम स्टेज की बात करें तो ऑडियंस, अगर हम सिंपल टेक्स्ट की बात करें तो रीडर, उन्हें पता होता है ये सब चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, पर फिर भी वो डिसबिलीफ के उस वे में फ़्लो करते रहते हैं। उन्हें पता है ये सब चीज़ विश्वास लायक नहीं है, पर फिर भी वो इसमें अपने आप को छोड़ देते हैं, बहने देते हैं। किस लिए? फॉर सेक ऑफ इन्जॉयमेंट, इसलिए ताकि सिर्फ वो इन्जॉय कर सके। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ऐसा कंसेप्ट था जहाँ पे सरियल कंसेप्ट को रखा गया। सरियल इट मीन्स अनकॉन्शियस माइंड को, ताकि हम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो करें, हर चीज़ के पीछे हम लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग ना सोचें। तो यहीं से सरियलिज्म और जो आने वाले, अगर हम बात करें जो मॉडर्न राइटर है, उन्होंने कुछ कंसेप्ट उठाए और इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट है हमारे पास विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, जो कि कॉलरिज लेके आए। नावल ऑफ आइडियाज़, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे नावल जिसमें कि फ़िलासफ़ी या फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। आइडियाज़ जिसमें मेन होते हैं, नॉट दैट ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्शन। एक्शन और कैरेक्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि जो आइडियाज़ है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो फेमस फायोदोर दोस्तोयेव्स्की की दी ब्रदर कारामाज़ोव और भी बहुत सारी राइटिंग जो इनकी वो हाईली फ़िलासफ़िकल राइटिंग है, जिसमें आइडिया सामने रखा गया रीडर का, और रीडर के कई बार इससे इंटेंशन को चेंज किया, उस टाइम की सोसाइटी को चेंज किया, और फर्स्ट टाइम दिखाया गया कि आइडियाज़ जो हैं वो हर चीज़ से ऊपर है। और आज भी हम देख सकते हैं आइडियाज़ ही ओवरलैप कर रही है हर चीज़ को, नॉट, हम कह सकते हैं कि नॉट फैक्ट। ऐसे ही थॉमस मान की एक फेमस वर्क है द मैजिक माउंट इन 1924, ये भी हाई आइडियलिस्टिक राइटिंग है। तो ऐसे तरह की नावल को नावल ऑफ आइडियाज़ कहते हैं और बहुत ही प्यारी राइटिंग होती है, बहुत ही प्यारे नावल होते हैं। अगर पढ़ के देखना कोई, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। न्यू ह्यूमैनिज्म, न्यू ह्यूमैनिज्म कंसेप्ट को अगर हम समझें तो ये एक अमेरिका की क्रिटिकल मूवमेंट थी जो कि फर्स्ट 3 डेकेड तक 20th सेंचुरी के, इट मीन्स 1910, 1920, 1930 तक रही। तो इसका और बाद में जिस अलग अलग मूवमेंट ने जिसे इस मूवमेंट को जिन्होंने ओवरलैप किया, वो अगर हम बात करें तो न्यू क्रिटिसिज्म या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं, जैसे 1930s में, जिसमें टी.एस. एलियट, इज़रा पॉन्ड, जो कि हाईली एक ग्रेट टेक्नीशियन थे, टेक्निकल राइटर थे जो, और आने वाले टाइम पे और जो बहुत न्यू क्रिटिसिज्म आए, न्यू क्रिटिसिज्म जैसे कि आइए रिचर्ड सेफर लियोस, अरे बहुत सारे और जो नए नए राइटर निकल के आए, वो न्यू ह्यूमैनिज्म के बाद आए। पर न्यू ह्यूमैनिज्म का दौर फर्स्ट 3 डेकेड तक चला, 1900 से लेके 1930s तक। तो ये एक अमेरिकन क्रिटिकल मूवमेंट था जिसमें ये दिखाया गया, ये बिल्कुल अगेंस्ट थे साइंटिफिक थॉट के और मॉडर्न स्केप्टिसिज्म के। इनका मानना था लॉजिक
और जो भी हर चीज़ में लॉजिक जो है वो ढूंढना सही नहीं है, और हर चीज़ को साइंस डिफ़ाइन करे ये भी सही नहीं है। इसके जो लीडिंग फिगर थे, अगर हम बात करें न्यू ह्यूमैनिज्म के, जैसे कि इरविंग बैबिट, जिनके अगर हम किताब पढ़ सकते हैं तो द न्यू लेकून 1910 में लिखी गई, एंड द पॉल एल्मर मूर द डिमॉन ऑफ द एब्सोल्यूट, ये लिखी गई। पर इसके बाद 1930s में न्यू क्रिटिसिज्म का दौर आया, जो कि इससे बहुत ही प्रभावशाली थी और जिसने कि इस पूरे को उठा के बिल्कुल साइड कर दिया। प्रॉब्लम प्लेज नाम से डिफाइन हो रहा है ऐसे प्ले जिसमें कि प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हो, इस तरह के प्ले को हम प्रॉब्लम प्लेज कहेंगे। एक तरह से ड्रामा होता है जिसमें कि कंट्रोवर्शियल सोशल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। एक डोमेस्टिक टाइप का हम कह सकें तो ड्रामा, एक ड्रामा जिसमें कि कई सारे सामाजिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उस तरह के ड्रामा को हम, और उस तरह के प्ले को हम प्रॉब्लम प्लेज कहते हैं। हमें पता है प्ले जो है एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा है। तो इसमें जो फेमस एग्जांपल है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी भी है, इब्सन की, हेनरिक इब्सन की अ डॉल्स हाउस, ऐसी और भी कई कहानी हैं। अगर हम घोस्ट बात करें इब्सन की, वो भी इसी सेम प्रॉब्लम प्ले का एग्जांपल है। ऐसी जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फेमस राइटिंग मिसेस वारन्स प्रोफेशन 1893, जिस पे बैन भी लगाया गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी प्रोस्टिट्यूट को कवर पे रखा गया और उसके नाम से नॉवेल को लिखा गया, उसके नाम से प्ले को लिखा गया और इस ड्रामा को लिखा गया, तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया था। ऐसी द लिलियन हेलमैन की द चिल्ड्रंस आर 1934, ऐसी आर्थर मिलर की बहुत सारी राइटिंग है जो कि प्रॉब्लम प्ले की एक्सलेंट एग्जाम्पल है। सरियलिज्म ये एक ऐसी मूवमेंट आई थी जो कि हम अगर कहें सिंपल वे में, जिसने कि डडाइज्म और डाडा कंसेप्ट को एक तरह से इग्नोर करा और एक तरह से उस कंसेप्ट को जो है तोड़ दिया। अब डडाइज्म हो, चाहे क्यूबिज्म हो, चाहे सरियलिज्म हो, ये सारे जो है एवांत गार्ड सिस्टम है। एवांत गार्ड का सिंपल मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, इट मींस एडवांस गार्ड। जो पहले से ही नियो क्लासिकल सिस्टम या जो पहले से एक पैटर्न चला आ रहा था लिटरेचर में, चाहे पेंटिंग में या किसी भी फील्ड में, बेसिकली ये पेंटिंग के फील्ड से कनेक्टेड थे और आर्ट के फील्ड से, तो जो पहले से पैटर्न चला आ रहा था ये उनके अगेंस्ट था। ये तो जो डडाइज्म है, डडाइज्म के और क्यूबिज्म, और डडाइज्म की बात करें, डडाइज्म के बाद सरियलिज्म आया था। अब डडाइज्म क्या है? डडाइज्म एक ऐसी मूवमेंट थी, अगर हम बात करें जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने लॉजिक, रीज़न, एस्थेटिसिज्म, यानी लॉजिक की बात या रीज़न की बात या खूबसूरती की बात, जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो एस्थेटिसिज्म है यानी खूबसूरती की बात, इन सब को हटा दिया और उसके बाद क्या दिखाया है? नॉनसेंस, इरेशनल, ऐसे कंसेप्ट को आगे रखा। ये डडाइस्टिक कंसेप्ट थे, यानी ऐसी चीज़ बनाना, ऐसे पेंटिंग बनाना जो कि इरेशनल हो, जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो। तुम कुछ भी बना रहे हो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, कुछ भी नॉनसेंस तरह की कोई चीज़ बना रहे हो, ये डडाइज्म था, ये कंसेप्ट था डडाइज्म का। ये मैंने पहले कहा था अवांत गार्ड सिस्टम था, जो कि इन फील्ड ऑफ पेंटिंग, आर्ट, देन लिटरेचर, पहले पेंटिंग में आए फिर आर्ट में, यानी फाइनली फिर उसके बाद ये लिटरेचर में फ्लो होगी। लिटरेचर भी एक टाइप ऑफ आर्ट है। तो सरियलिज्म जो है वो किस तरह से डिफरेंट है डडाइज्म से? डडाइज्म लॉजिक, रीज़न और एस्थेटिसिज्म यानी बाहर की खूबसूरती, जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, उसके अगेंस्ट थी। पर सरियलिज्म जो थे वो मेन फोकस करते थे अनकॉन्शियस माइंड पे। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसको देख के, उसको आंख बंद करके और पेंटिंग बनाना शुरू कर देना। तो उस तरह की पेंटिंग को हम, और उस तरह के आर्ट को हम, और उस तरह की राइटिंग पीस को भी हम सरियलिस्टिक कह सकते हैं और सरियलिज्म है। ये एक फ्रेंच पोएट और क्रिटिक एंड्रे ब्रेटन, उन्होंने 1924 को इसको नाम दिया, इस कंसेप्ट को, कि सरियलिज्म है और ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ डडाइज्म और डाडा मूवमेंट से। तो ये पूरा कंसेप्ट था जहाँ पे डाडा मूवमेंट से कई कनेक्टेड थे, जैसे कि ह्यूगो बॉल, जॉर्ज क्रॉस एंड ट्रिस्टन सीजरा, ये सारे जो थे, और कुछ जैसे ट्रिस्टन सेरा, ये ऑथर थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को और डडाइज्म को आगे प्रमोट करा। तो वहीं पे एंड्रे ब्रेटन ने
सरलिस्टिक कंसेप्ट को हटा के एक न्यू मूवमेंट रखा जिसे कहते हैं हम सरलिज्म। और ये पेंटिंग से फिर लिटरेचर में आई। लिटरेचर और का मतलब ये कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उस चीज़ को हमें पन्नों पे उतारना है। इन फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फिर धीरे धीरे ये और ज़्यादा फेमस होने लगी। और इन सब का अगर हम बात करें कि ऐसे अवांत गार्ड सिस्टम या ऐसे कि एडवांस गार्ड जो है हम पहले के मूवमेंट से क्यों डिफ़र हो गए थे, क्योंकि किस तरह से सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही थी। हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये सारी मूवमेंट आई क्यूबिज्म, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों को पता चल गया था दैट इवन दैट देयर इज़ नॉट थियोसेंट्रिक वर्ल्ड एंड नॉट होमोसेंट्रिक वर्ल्ड, कि इंसान ही इंसान के अगेंस्ट खड़ा है और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान भगवान का रूप है। हम किसी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एटॉमिक बम निकाल दिया गया और हम एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे लग गया, तब ये कई कंसेप्ट निकल के आए जिसमें कि एक्सप्रेशनिज्म, एसेंशियलिज्म, डडाइज्म, क्यूबिज्म, सरलिज्म, ये सब निकल के आए। मैनर एंड व्हीकल, इस टर्म को जो लेके आए थे वो आई ए रिचर्ड्स लेके आए थे, वन ऑफ द फेमस क्रिटिक। और ये जो टर्म है अगर हम बात करें टर्नर एंड व्हीकल, ये यूज़ हुआ है मेटाफोर के लिए, कि मेटाफोर को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया और डिवाइड करने वाले आई ए रिचर्ड्स थे। उन्होंने इसे डिवाइड किया जहाँ पे हमारे पास अगर हम समझे नॉर्मल बेसिक उससे कि टर्नर का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। टेनर का मतलब होता है, अगर हम किसी मेटाफोर में अगर समझे तो मेन सब्जेक्ट जो है वो टेनर है, और जो व्हीकल है वो सिंपल क्या है, वो इलस्ट्रेट करती है उस आइडिया को, उस कंसेप्ट को आगे रखती है, तो वो व्हीकल है। और सिंपल एग्जांपल अगर हम इसमें लें तो जॉन डन के एक फेमस वो आपने सुना होगा, नो मैन इज़ एन आइलैंड, कि कोई इंसान एक आइलैंड नहीं है। कहने का मतलब है हर इंसान अलग अलग नहीं रह सकता, जैसे आइलैंड होता है टापू, हर इंसान को पास मिल के रहना पड़ेगा, एक सोसाइटी एक फैमिली क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो इंसान रह सकता है, तभी इंसान आपस में, क्योंकि आपने सुना भी होगा दैट ह्यूमन बीइंग और द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि समाज में हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को अगर समझते हैं, नो मैन इज़ एन आइलैंड एक फॉर्म ऑफ मेटाफर है ये, जहाँ पे जो अगर हम बात करें जो मैन है, मैन सब्जेक्ट है, यानी हमें कह रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो आइलैंड की तरह नहीं रह सकता। मैन जो है वो सब्जेक्ट है, यानी ये टेनोर है। किसके ऊपर बात कही गई है? टेनोर के ऊपर। तो मैन के ऊपर, मैन क्या है? टेनोर। और व्हीकल क्या है? जो उस कंसेप्ट और जो उस आइडिया को इलस्ट्रेट कर रही है। आइडिया क्या है कि कोई भी जो मैन है वो आइलैंड नहीं है, तो यानी जो आइलैंड नहीं है एक तरह से इस आइडिया को जो प्रोजेक्ट कर रही है उसे हम व्हीकल कहेंगे। तो सब्जेक्ट टेनोर है और जिस आइडिया को सामने रखे वो व्हीकल है। और ये कंसेप्ट को लेके आने वाले आई ए रिचर्ड हैं जो कि फेमस क्रिटिक हैं। तो ये है टेनोर व्हीकल के बारे में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडरली और राइटरली, या हम कह सकते हैं लिसेबल एंड स्क्रिप्टेबल, या हम एक और टर्म इसमें है, टर्म नहीं है, अगर हम बात करें तो 1970 के एक पब्लिश्ड वर्क है रोलन बार्थ की SNZ या SNZ। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से बिल्कुल आसानी से समझेंगे। पहले रोलन बार्थ को समझते हैं। रोलन बार्थ कौन है? ये एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक हैं और थियोरिस्ट हैं, 1915 टू दैट ऑफ 1980 ये बर्थ एंड डेथ है इनका। तो इन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी थी द इमेज म्यूज़िक टेक्स्ट 1977, और फ्रॉम वॉक टू टेक्स्ट ये भी इनका इम्पॉर्टेंट है। पर मेन ये जाने जाते हैं द डेथ ऑफ ऑथर। ये जो डेथ ऑफ ऑथर है ये इनकी ऐसे है 1967 की। इनका ये मानना था कि ऑथर जो है वो किसी भी जो पीस ऑफ राइटिंग को अगर हम लिखते हैं तो उसे ऑथर के इंटेंशन से ना देखा जाए, कि ऑथर कोई होता ही नहीं है लिखने वाला, जबकि मेन रीडर होते हैं। इनका मानना था कि रीडर ही एक एक्टिव फेज़ है, रीडर ही चीज़ों को समझता है, वो अपने हिसाब से उन टेक्स्ट को समझता है और अरेंज करता है। एक वर्ड के मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं और किस हिसाब से किस सोसाइटी का रीडर बैठा होगा वो अपने हिसाब से उस वर्ड के साथ मीनिंग अटैच करेगा। इट मीन्स ऑथर कोई ज़रूरी होता ही नहीं है। तो हमें विदाउट ऑथर के बैकग्राउंड से, विदाउट ऑथर के इंटेंशन से उस वर्क को देखना है। ये उन्होंने 1967 में एक ऐसे पब्लिश किया था द डेथ ऑफ ऑथर। अब हम समझते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द रीडरली एंड द राइटरली एंड लिसेबल एंड द स्क्रिप्टेबल।
रीडरली का सिंपल मतलब ये एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, सबसे पहले रोलैंड बार्थ ने दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया का ये दोनों बहुत ही अलग है। जो रीडरली है जिसे हम लिसेबल भी कहते हैं, अगर मैं रीडरली कहूँ या लिसेबल कहूँ एक ही बात है। इसमें एक पर्टिकुलर बिगनिंग होती है, मिडल होता है और एक एंड होता है, और फिनिश प्रोडक्ट एंड में क्या होता है, जो रीडर होता है वो पैसिव कंज्यूमर होता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, रीडर सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ता है स्टार्टिंग, मिडल और एंड में सिर्फ वो उस चीज़ को पढ़ के अपने अंदर रख लेता है। तो ये एक, और इसमें जो रीडर है वो पैसिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता। तो ऐसे टेक्स्ट को हम रीडरली टेक्स्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ राइटरली है, राइटरली को हम स्क्रिप्टेबल टेक्स्ट कहते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है रेदर देन ए प्रोडक्ट, ये एक प्रोसेस है, एक नज़रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी अप्रोच को एक सिंगुलर अप्रोच नहीं रखते। जैसे कि हम रीडरली उसमें एक सिंगुलर अप्रोच रखते हैं, कोई टेक्स्ट है तो हम उस टेक्स्ट को जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही समझते हैं। जबकि राइटरली और स्क्रिप्टेबल क्या होता है, हम अपने हिसाब से उस टेक्स्ट को लिखते हैं, ना कि सिंगुलर फॉर्म में बल्कि प्लूरल फॉर्म में, एक से ज़्यादा डायमेंशन में। और ये हमारे लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हम कौन से कल्चर में, हम कौन से सोसाइटी में, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम कौन से सिंबल को समझते हैं, ये सब कुछ। तो यहाँ पे जो राइटरली है इसमें जो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा कि जो रीडर था उसमें पैसिव है, इसमें पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। इसमें रीडर को ये नहीं कहा जाता कि वो कंज्यूम करे, यानी वो चीज़ों को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही समझे, नहीं। इसमें रीडर अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करेगा और उसके बाद उससे कई और डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये रोलैंड बार्थ ने एक्सप्लेन करा था अपने एक वर्क में, जिस वर्क का नाम है SZ। 1970 में इन्होंने ये वर्क पब्लिश किया था। SZ जो वर्क है 1970 में, ये रोलैंड बार्थ ने एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया था, एक तरह से एनालिसिस दिया था। उन्होंने एक और वर्क पढ़ा था सरासीन, उसका एक एनालिसिस दिया। और बार्थ ने सिंपल कहा टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, कि यानी हमें सिंपल टेक्स्ट से मतलब रखना चाहिए, ना कि किसी ग्राउंड से, ना कि राइटर के बैकग्राउंड से। और हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, वो डिपेंड होता है कि रीडर उसके साथ कैसे अटैच करेगा। तो ये SZ वर्क जो है 1970 का, ये बहुत ही बड़ी बदलाव लेके आती है अगर हम कहें तो। और इस तरह से रोलैंड बार्थ जो है हमें स्ट्रक्चरलिज्म से पूरे लिटरेचर फील्ड को, मैं लिटरेचर फील्ड नहीं कहूँगा, और बाकी फील्ड को भी स्ट्रक्चरलिज्म से सीधा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ लेके जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म का सिंपल मतलब जहाँ हम चीज़ों को, टेक्स्ट को अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और वे में पढ़ते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर की तरह पढ़ते हैं, कि यानी उस वर्ड का मीनिंग जो है आसपास के उसको देख के हम समझते हैं कि उस वर्ड का मतलब है क्या। पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये नहीं मानती थी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का सिंपल मतलब है कि मीनिंग जो है हम आसपास के टेक्स्ट को देख के उस टेक्स्ट के मीनिंग को नहीं डिसाइड करेंगे, हम उस मीनिंग को डिसाइड करेंगे जो रीडर के थ्रू, यानी रीडर उस चीज़ को क्या समझ रहा है तो उसके थ्रू हम मीनिंग को समझेंगे। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट था। तो इस तरह से अगर हम कहें जो एब्रिजमेंट था स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आना, एक नई सोच देना कि किसी भी टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो आसपास के टेक्स्ट डिसाइड नहीं करते, टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो रीडर अपने आप ही अटैच करता है। कोई भी टेक्स्ट है उसका मीनिंग जो है वो रीडर के दिमाग में होता है, वो अटैच करता है, ना कि आसपास के टेक्स्ट उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये था SZ वर्क 1970 में रोलैंड बार्थ की, जिनका खुद एक इम्पैक्ट पड़ा था, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था जब उन्होंने सरासीन का वर्क पढ़ा। और सरासीन क्या एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे कि होनरे दी बेल्ज़ैक ने लिखा था, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था। और उसके बाद SZ लिखा इन्होंने, और तब उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरह से लिसेबल और स्क्रिप्टेबल वर्क जो है वो दोनों कितने डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलैंड बार्थ इंपॉर्टेंट है, SZ वर्क इंपॉर्टेंट है 1970, और ऐसे कई चीज़ें आपको पता चलेगी अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो। स्टिगमैथिया, अब जो टर्म है हमारे पास वो स्टिगमैथिया है। इन ड्रामा अगर हम बेसिकली इसके बारे में बात करें तो एक तरह से हॉस्टाइल कन्वर्सेशन है, एक तरह से बहस, अगर हम कहें कि वर्बल बहस है जिसे हम रेपार्ट्री भी कहते हैं। एक तरह से आपस में बहस हो जाना। अगर किसी नावल में दो कैरेक्टर हैं और वो दो कैरेक्टर आपस में बहुत ज़्यादा बहस करने लग जाएं तो उसको हम कहते हैं द स्टिगमैथिया। और इसका यूज़ एडिपस एंड द थ्रेसियास
में अगर हम देख सकते हैं, एडिपस रेक्स अगर आपने पढ़ी हो तो एडिपस रेक्स में जो एडिपस और ट्रेसियास के बीच में जो या टेरेसियास के बीच में जो बहस हो रही है वो इसका एक्सलेंट एग्जाम्पल है। अगर आप कभी पढ़ो एडिपस रेक्स, जिसे सोफोक्लिस ने लिखा था, जो कि बहुत ही बड़े ट्रेजेडियन राइटर थे, और ये जो कहानी है एडिपस, इसमें किंग है और ये एक एथेनियन ट्रेजेडी है, सोफोक्लिस की लिखी हुई एक ग्रीक राइटिंग है। तो इसमें जो एडिपस के और उसके बीच में जो बहस हो रखी है, टेरेसियास इसमें एक कैरेक्टर है जो अंधा है और जो भविष्यवाणी करता है, तो इसके बीच में जो बहस है वो स्टिकोमेथिया है। और ऐसे अगर हम बात करें डॉन आर्मांडो एंड द मॉथ इन लव्स लेबर लॉस्ट, जो लव्स लेबर लॉस्ट है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इनकी अर्ली कॉमेडीज़ में से एक मानी जाती है, जिसे मिड 1590 में लिखी गई थी और इसे इंस ऑफ कोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ वन के आगे से परफॉर्म किया गया था। तो उसमें भी जो डॉन आर्मांडो एंड मॉथ, इनके बीच में जो बहस हो रखी है, बहुत ही वर्बल बहस होती है अगर आप पढ़ो तो वो भी एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है स्टिकोमेथिया का। रोमन थेसे और यू इवन से दैट द थीसिस नॉवल, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका स्पेशल पर्पस ये था कि सोशल और मॉरल क्वेश्चन इसको रेज़ करना, कि एक सामाजिक सवाल और एक नैतिक सवाल उठा के सबके सामने लेके आना कि किस तरह से ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये एक्ट कहीं इनह्यूमन एक्ट तो नहीं है, या तो फिर ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है। इस तरह की राइटिंग और इस तरह की नावल ये थीसिस नावल के अंडर आई। तो इसमें जो फेमस एग्जांपल है स्टाइनबैक, जॉन स्टाइनबैक, जिनकी फेमस एक नावल है द ग्रेप ऑफ रॉथ, इसे पढ़ के देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, 1939 में लिखी गई थी और इसका पूरा सेटअप रखा गया है इकोनॉमिक डिप्रेशन पे, जो जिस तरह से पूरा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 के, उसके कंसेप्ट के ऊपर रखा गया था और इसे फाइनली पब्लिश किया गया 1939 में। तो ऐसे नावल और ऐसी राइटिंग जिसमें कि सोशल और मॉरल क्वेश्चन रेज होते हैं उसे हम थीसिस नावल कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्जांपल इसमें मेंशन है, एक बार देख लीजिएगा। नाउ द टर्म इज़ रोकोको। इसका सिंपल मतलब है किसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से लिखना और विटी एक स्टाइल से लिखना। तो और हम ये भी कह सकते हैं एक लिबरल थॉट और फ्री थॉट से किसी पीस ऑफ वर्क को लिखना, तो उसे हम कहते हैं रोकोको। और ये इसने कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट एज को दोबारा से रिनोवेट किया था, एक नई सोच लेके आई थी एनलाइटमेंट एज को। और जहाँ तक कि अगर हम बात करें एनलाइटमेंट के बारे में तो इसे ये भी कहा जाता है द एज ऑफ रीज़न। इस टाइम पे बहुत सारा अगर हम कहें कि राइगरस साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिस्कोर्स आए थे यूरोपियन सोसाइटी में। लोगों ने 18th सेंचुरी और हम ये भी कह सकते हैं लेट ऑफ द 17th सेंचुरी में, जिस टाइम पे नेपोलियनिक वॉर हो रहा था 1815 में, उस टाइम पे एनलाइटमेंट पीरियड आया था जिसे हम एज ऑफ रीज़न कहते हैं। तो एज ऑफ रीज़न ने एक डायमेंशन रखा कि हम किसी भी चीज़ को अपने रीज़न के बिहाफ पे लिख सकते हैं और उसे बहुत ही शानदार और खूबसूरती से बयान कर सकते हैं। इसमें कुछ फेमस वर्क निकल के आए, जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ लॉक, जो कि सबसे लंबी पोएम है और 1714 में लिखी गई। ऐसे ही वोल्टा की कैंडीड आई 1759 में। ये एक तरह से अपनी बात को आगे रखने का कंसेप्ट था, एक पॉलिटिकल डायमेंशन से, चाहे लिटरेरी आर्ट से, इस तरह से अपने कंसेप्ट को आगे रखने का तरीका था। तो उसी को एक लिटरेरी टर्म के अंदर इनकैप्सुलेट किया गया है और उस टर्म को हम कहते हैं रोकोको। एक बार समझ लेते हैं इस टर्म को। इट रेफर्स टू एन एलिगेंट, विटी एंड ग्रेसफुल प्रोज एंड वर्स स्टाइल दैट फ्रेम सर्टेन आइडियाज़ एसोसिएटेड विद एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट से इनके आइडियाज़ कनेक्टेड थे एंड सेलिब्रेटेड द फ्री थॉट। कुछ जो फेमस क्वालिफायर रोकोको हैं, जिसमें कि अगर एग्जांपल हम दे अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ लॉक, वोल्टा की कैंडीड एंड द टोबायस स्मॉलेट की हम्फ्री क्लिंकर 1771 में। नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट इंडोटेक्सुअलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को लेके आने वाले अगर हम बात करें तो जूलिया क्रिस्टीवा हैं।
ये कोई एक रिटोरिकल डिवाइस या कोई एक लिटरेरी डिवाइस नहीं है, बल्कि हम अगर बात करें तो एक कंसेप्ट है, एक फैक्ट है। इंटरटेक्चुअलिटी को आगे दो और उसमें डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी और लेटेंट इंटरटेक्चुअलिटी। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और लिटरेचर फील्ड से ये भी समझते हैं। हम जो कर रहे हैं दिस अबाउट द साइंस ऑफ लिटरेचर, एक तरह से बैकग्राउंड ऐड करेंगे जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो किसी भी पेपर के लिए आप बैठे हों, कॉलेज के पेपर के लिए, कोई भी ऊपर लेवल के पेपर के लिए, तो वहाँ पे ये बैकग्राउंड का काम करेगी, आपको इंफ्रा प्रोवाइड करेगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है। इंटरटेक्चुअलिटी ये सिंपल कंसेप्ट रखती है, अगर कोई भी ऑथर है, कोई भी अगर राइटर है, अगर वो कोई भी कंसेप्ट लिख रहा है, पर इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब वैसे नॉर्मल क्या है कि टेक्स्ट के बीच में रिलेशन, किस तरह से एक टेक्स्ट जो है वो दूसरे टेक्स्ट पे इन्फ्लुएंस डालती है। अगर हम कोई भी रीडर जो है, अगर वो लगातार किसी टेक्स्ट को पढ़ता आ रहा है, किसी टेक्स्ट को नहीं, किसी लाइन को पढ़ रहा है, उसमें अलग अलग वो वर्ड के थ्रू जा रहा है, तो उसकी एक धारणा बन जाती है और आने वाले वर्ड के वो मीनिंग अटैच कर देता है अपनी तरफ से, बाकी उसको देख के, बाकी लाइन के जो टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वो मीनिंग अपने आप ढूंढ लेता है। तो ये इंटरटेक्चुअलिटी है। अब डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब क्या है। अब जैसे ऑथर है और कोई ऑथर किसी कंसेप्ट को, जैसे कि हर एक ऑथर जो होता है वो कहीं ना कहीं से किसी कंसेप्ट से इंस्पायर होता है, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे वो कल्चर से हो, अलग अलग चीज़ से। अगर हम एक कंसेप्ट, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कोई अगर शेक्सपियर से इंस्पायर है और उसको उससे इंस्पायर होके उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक न्यू टेक्स्ट लिखता है इस टाइम पे 21st सेंचुरी में, तो इस तरह की राइटिंग को हम डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। क्योंकि ये राइटिंग जो है हमें स्ट्रॉन्ग जो है ग्रास रूट लेवल प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि वो इंस्पायर है एक क्लासिक पॉइंट ऑफ शेक्सपियर से जो कि रियलिटी नहीं है, और वो इंस्पायर होके उस ओल्ड टेक्स्ट से उसने न्यू टेक्स्ट लिखा है, पर वो न्यू टेक्स्ट एक तरह से न्यू टेक्स्ट नहीं है। तो इस तरह से जो इंस्पिरेशन है वो डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी आती है, जहाँ हमें कंपैरिजन अगर करना हो तो हम टेक्स्ट के थ्रू नहीं कंपेयर करते, हम एक तरह से राइटर और ऑथर के हम ये देखते हैं वो किससे इंस्पायर है, उनका वर्क जो है वो किससे कनेक्टेड है। तो इस तरह की डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी होती है। अब दूसरा है जो हमारे पास वो है लेटेंट इंटरटेक्चुअलिटी। लेटेंट इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब दो कंसेप्ट से समझेंगे इसे भी हम। फर्स्ट थिंग है, अगर आप जैसे किसी सोसाइटी में या किसी टाइम पे, जैसे वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल फेमस, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल रहेगा वो। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी राइटर आए थे वो सारे जो थे उन कंसेप्ट के ऊपर लिखते थे, ग्रास रूट लेवल पे लिखते थे कि ग्राउंड लेवल पे कि क्या चल रहा है, और वो उनसे इंस्पायर थे, यानी जो उस टाइम पे चीज़ चल रही है उससे इंस्पायर थे और उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया, और उनके टेक्स्ट जो है हमें उस टाइम के पूरे एज को डिफ़ाइन करती है। तो इस तरह की राइटिंग लेटेंट इंटरटेक्चुअलिटी में आती है। या फिर किसी जो राइटर है उसके दिमाग में उसके मेमोरी में कुछ बातें रह गई हो और वो कुछ कंसेप्ट रह गया हो जिसे वो मेंशन करना चाहता हो, या ऐसे कंसेप्ट जो कि छिपे हुए कंसेप्ट है उसको आगे लेके आना चाहता हो, तो वो भी लेटर इंटरटेक्चुअलिटी है। तो इंटरटेक्चुअलिटी का सिंपल मतलब तो यही समझ आया कि हमें दो टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशन है और किस तरह से जो डेलिब्रेट इंटरटेक्चुअलिटी है उसका मतलब होता है कि जो अगर हमें टेक्स्ट को देखना है और हम उसे ऑथर के थ्रू देखें कि ऑथर पे इम्पैक्ट पुराने टाइम का है और लेटेंट पे उसी टाइप का इम्पैक्ट है। तो इंटरटेक्चुअलिटी हमें टेक्स्ट का रिलेशन समझाती है, और टेक्स्ट का रिलेशन अगर हमें समझने निकलना है तो हमें ऑथर को समझना पड़ेगा, उस ऑथर के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, ऑथर के इंटेंशन को समझना पड़ेगा, फिर जाके रीडर जो है एक मीनिंग डिराइव करेगा। तो इस तरह के कंसेप्ट को हमें इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं, जो कि जूलिया क्रिस्टीवा लेके आए थे। फाइनली यहाँ पे हमारे सारे लिटरेरी टर्म्स ख़त्म होते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 है, उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी मेंशन किया हुआ है। तो उसके लिए आप देख लेना मेरे चैनल पे जाके, और जहाँ पे वीडियोस हैं वहाँ पे चेक कर सकते हो आप। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।